मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हालात कैसे भी हों, बहादुर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों, बहादुर रोया नहीं करते। सीने में जिसके जुनून हो, वो हिम्मत खोया नहीं करते। मित्रों, आइए हम लोग आज सेल बायोलॉजी में न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 ईस्वी में 1831 में केंद्रक की खोज की और केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता। मित्रों, क्या कहा जाता मित्रों? कैरियोलॉजी कहा जाता। और एक चीज जान लीजिए, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कह सकते हैं या सेल का हार्ट कहा जाता। तो अगर पूछा जाए कोशिका का ब्रेन, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। या कोशिका का हृदय किसको कहा जाता है, दिल किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस इज डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यानी केंद्रक की खोज किसने किया था मित्रों? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया था? 1831 ईस्वी में। क्लियर? तो स्टडी, दूसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज ए कैरियोलॉजी। यानी केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता मित्रों? कैरियोलॉजी कहा जाता। क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस को कोशिका का, सेल का हार्ट या ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस को, केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है, या क्या कह सकते हैं मित्रों? ब्रेन कह सकते हैं। न्यूक्लियस को जेनेटिक हाउस कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है मित्रों? जेनेटिक हाउस कहा जाता है, आनुवंशिकी घर कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस न्यूक्लियस में ही हमारे पेरेंटल जो कैरेक्टर होते हैं, यानी पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब यह है माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो न्यूक्लियस में ही क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस को जेनेटिक हाउस कहा जाता है। क्लियर? अब प्रश्न यह बनता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे न्यूक्लियस होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियर मैटर होते हैं, वो क्या रहते हैं? स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे रहते हैं। और यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं, न्यूक्लियॉइड कहा जाता है, जीनोफोर कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, या प्रोकैरियन न्यूक्लियस कहा जाता है। आइए मित्रों, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है मित्रों? एब्सेंट होता है। और इसीलिए न्यूक्लियर मैटर जो रहते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे रहते हैं। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरना, बिखरे रहते हैं। भाई ये बंधन है, ये इसके अंदर बंद है। अब अगर ये बंधन हट जाए तो यहाँ के मैटर जो रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। यहाँ के जो मैटर रहेंगे वो बाहर चले जाएंगे अगर ये बांध हट जाएगा तो। इसीलिए
प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस के मैटर होते हैं वो क्या रहते हैं, बिखरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड कहा जाता है, या जीनोफोर कहा जाता है, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, या उसी को प्रोकैरियन न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर मित्रों? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, कैरियोथीका कहा जाता है मित्रों। और न्यूक्लियर प्लाज्म को कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। समझ में आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका और न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या कहेंगे, कैरियोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को इट इज नोन एज ए न्यूकैरियन या ट्रू न्यूक्लियस यूकैरिया क्या कहा जाता है। यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूकैरियन कहा जाता है, या उसी को ट्रू न्यूक्लियस न्यूकैरियन कहते हैं। क्लियर मित्रों? अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन दो आधारों पर किया गया, दो भागों में। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस का जो किया जाता है, एक होता है मोनोन्यूक्लिएट, उसी को यूनिन्यूक्लिएट कहा जाता है, दूसरा बाइन्यूक्लिएट। तो कौन कौन होता है मित्रों, मोनोन्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट। और यूनिन्यूक्लिएट या मोनोन्यूक्लिएट में केवल एक न्यूक्लियर होता है, और जिसमें इसके अंदर न्यूक्लियस होता है एक ही केंद्रक होता है, इसीलिए मोनोन्यूक्लिएट कहा जाता है। और यहाँ बाइन्यूक्लिएट कहा जाता है। तो बाइन्यूक्लिएट का मतलब इसके अंदर जो है दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है मित्रों, बाइन्यूक्लिएट कहा जाता है। और बाइन्यूक्लिएट जो पाया जाता है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मित्रों, पैरामीशियम में बाइन्यूक्लिएट। क्लियर? तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया, 1831 में किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं, हार्ट या ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस को जेनेटिक हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में हमारे पेरेंटल जो कैरेक्टर होते हैं, यानी माता पिता के लक्षण जो होते हैं, वो पैतृक लक्षण जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, और इसीलिए हम इसे जेनेटिक हाउस कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मैटर जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे रहते हैं। और यही कारण है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण इसे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर को क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड कहा जाता है, जीनोफोर कहा जाता है, इंसिपिएंट कहा जाता है, प्रोकैरियन न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, प्रोकैरियन न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथीका कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, कैरियोथीका। लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म को इसीलिए कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, कैरियोप्लाज्म कहा जाता है। यूकैरियोटिक में जो है इसे हम न्यूकैरियन या ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियन कहा जाता है। यानी यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूकैरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूकैरियन या ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियन कहा जाता है। क्लियर? अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने भागों में बांटा गया, दो। एक मोनोन्यूक्लिएट, और मोनोन्यूक्लिएट को ही यूनिन्यूक्लिएट कहा जाता है। मोनोन्यूक्लिएट में मोनो का मतलब एक ही होता है, या यूनि का मतलब होता है एक। तो एक का मतलब जहाँ एक न्यूक्लियस पाया जाए उसे मोनोन्यूक्लिएट, और जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाए उसे बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, बाइन्यूक्लिएट कहते हैं। और बाइन्यूक्लिएट में किसमें आता है, पैरामीशियम में। किसमें आता है मित्रों, पैरामीशियम में। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मित्रों हम लोग न्यूक्लियस के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। ये बाइन्यूक्लिएट है। तो अभी हमने बात किया कि न्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं, 2।
एक जो है मोनोन्यूक्लिएट, दूसरा क्या होता है बाइन्यूक्लिएट। तो बाइन्यूक्लिएट की अगर हम बात करें तो बाइन्यूक्लिएट भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप। बाइन्यूक्लिएट इज 2 टाइप, अर्थात कह सकते हैं कि बाइन्यूक्लिएट में कौन आ रहा था, क्या उदाहरण था, क्या एग्जाम्पल था? पैरामीथियम। तो पैरामीथियम में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? 2। एक होता है मैक्रोन्यूक्लिएट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लिएट। कौन कौन होता है मित्रों? माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, या कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मित्रों, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाती हैं जो ग्रोथ का कंट्रोल करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ का कंट्रोल करता है। और माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। एक बार और जान लीजिए, माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लिएट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। और एक चीज जान लीजिए, कैल्कोब्लास्ट जो सेल होता है उसमें वो भी क्या होता है? बाइन्यूक्लिएट होता है। कैल्कोब्लास्ट जो सेल होता है वो बाइन्यूक्लिएट होता है। क्या होता है मित्रों? बाइन्यूक्लिएट। और एक चीज जान लीजिए, बाई के बाद कुछ काफी ऐसे हैं कि जिसमें कई न्यूक्लियस, 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसमें उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। लेकिन जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है मित्रों तो सिनोसाइट भी होता है। क्या होता है? सिनोसाइट। तो देखिए, यदि एक सेल में कई न्यूक्लियस पाए जाएं तो उसे क्या कहा जाता है मित्रों? मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। और मल्टी न्यूक्लिएट ही सिनोसाइट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट ही क्या कहलाती है? सिनोसाइट। देखिए यहाँ एक से अधिक है, 1 2 3 4 टेट्रा न्यूक्लिएट कह सकते हैं, लेकिन इससे अधिक भी हो सकते हैं, यानी 2 से अधिक जब भी होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट बोला जाएगा मित्रों। क्या बोला जाएगा? मल्टी न्यूक्लिएट बोला जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, मल्टी न्यूक्लिएट किसमें क्वेश्चन बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये कैसे? तो पहले से जान लीजिए, एस्केरिस के एपिडर्मिस जो होता है, एस्केरिस का जो एपिडर्मिस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होता है। पहला एग्जांपल। तो एस्केरिस किसका मेंबर है? एस्केल-हेलमनथीज का। तो एस्केल-हेलमनथीज के एस्केरिस के एपिडर्मिस में एपिडर्मिस जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होता है। दूसरी चीज जान लीजिए, मानव का जो कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट होता है, यानी हार्ट का जो कार्डियक मसल्स होता है वो भी, और स्टाइल्ड मसल्स जो होता है वो भी मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होती है। लेकिन अगर वही प्लांट में चले जाए हम लोग, तो प्लांट में बाउचेरिया एल्गी जो होता है, जो ज़ैंथोफाइसी का मेंबर होता है, वो बाउचेरिया एल्गी क्या करता है? वो भी मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट कंडीशन पाई जाती है उसमें। अच्छा, बाउचेरिया एल्गी का जो है फूड मटेरियल क्या होता है? आयल होता है। फूड मटेरियल क्या होता है मित्रों? आयल होता है। दूसरी चीज, फंजाई में फाइकोमाइसिटीज पाया जाता है। फाइकोमाइसिटीज में जो के मेंबर जो है कौन है? फंजाई है, जिसमें एल्ब्यूगो है, राइजोपस है। ये इसकी जो माइसीलियम होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होती है। क्लियर मित्रों? तीसरी चीज अगर हम बात करें प्लांट में, तो एंजियोस्पर्म में जो लेटेक्स सेल पाई जाती है वो भी क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट कंडीशन। चौथा चीज जान लीजिए, कोकोनट जो नारियल होता है, नारियल का जो एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म क्या होता है? नारियल का एंडोस्पर्म मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होती है। एक बार आइए देख लेते हैं। यहाँ एस्केल-हेलमनथीज के एस्केरिस के एपिडर्मिस में क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होती है। दूसरी चीज ये है कि मानव के कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के कार्डियक मसल्स भी मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होती हैं। दूसरी चीज,
स्ट्रैप्ड मसल्स भी मल्टी न्यूक्लियेट सिनोसाइट होती है। अब प्लांट की अगर बात कर ले तो प्लांट में एक आपने सुना होगा बाउचेरिया एल्गी। कौन एल्गी? बाउचेरिया, जो किसका सदस्य होता है? जेंथोफाइसी। किसका सदस्य? जेंथोफाइसी का सदस्य होता है। ये बाउचेरिया एल्गी में मल्टी न्यूक्लियेट सिनोसाइट कंडीशन पाई जाती है। बाउचेरिया एल्गी में क्या पाई जाती है? मल्टी न्यूक्लियेट सिनोसाइट कंडीशन पाई जाती है। ये किसका मेंबर है? जेंथोफाइसी का। फूड मटेरियल क्या होता है मित्रों? आयरन होता है। फूड मटेरियल क्या होता है? आयरन होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि फंजाई में फाइकोमाइसिटीज पाया जाता है। फंजाई में क्या होता है मित्रों? फाइकोमाइसिटीज होती है। और फाइकोमाइसिटीज में दो मेंबर पाए जाते हैं, जैसे यहाँ है मुख्य रूप से राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस, एल्ब्यूगो की माइसीलियम जो होती है, क्या होती है? माइसीलियम। वो मल्टी न्यूक्लियेट होती है, और जब मल्टी न्यूक्लियेट होगा तो निश्चित है सिनोसाइट जरूर होगा। तो मल्टी न्यूक्लियेट सिनोसाइट। अब प्रश्न ये अभी हमने बताया कि एंजियोस्पर्म के लेटेक्स सेल, किस सेल में? एंजियोस्पर्म के लेटेक्स सेल में मल्टी न्यूक्लियेट सिनोसाइट कंडीशन पाई जाती है। एंजियोस्पर्म के लेटेक्स सेल में मल्टी न्यूक्लियेट और सिनोसाइट कंडीशन पाई जाती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, यानी नारियल का एंडोस्पर्म जो होता है वो भी क्या होता है? मल्टी न्यूक्लियेट होता है और सिनोसाइट होता है। क्लियर? तो नारियल का एंडोस्पर्म क्या होता है? मल्टी न्यूक्लियेट सिनोसाइट। क्लियर मित्रों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग जानते हैं कि किसमें किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। और अगर पाया जाता है क्या क्या इसमें न्यूक्लियस में पार्ट होते हैं। आइए, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। यानी मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स न्यूक्लियस इज अब्सेंट। लेकिन प्लांट में किसमें अब्सेंट होता है? प्लांट में सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम इन न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट। यानी कह सकते हैं पौधों के फ्लोएम में जो सीव ट्यूब पाई जाती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है मित्रों? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट। क्लियर? दो जगह कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है? एक तो मैच्योर यानी जो है मानव के, ह्यूमन के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। दूसरी चीज, प्लांट के फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर मित्रों? और एक चीज जानिए, यहाँ जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज में दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। कितने न्यूक्लियस? दो केंद्रक दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए क्या होता है? कुछ समय के लिए साइटोगैमी क्या होता है मित्रों? साइटोगैमी। और बाद में फिर किसमें बदल जाता है? कैरियोगैमी। तो पहले क्या होता है? साइटोगैमी। और ये साइटोगैमी में होता क्या है मित्रों? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज्ड हो जाता है, यानी वो डस्ट हो जाता है। और वो फ्यूज होने के बाद जो क्रिया होती है, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना जो क्रिया कहलाती है, उसी को साइटोगैमी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी में साइटोगैमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था। तो कैरियोगैमी, कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। किसका फ्यूज हो जाना? केंद्रक का फ्यूज हो जाना। ये जो है क्या कहलाता है मित्रों? कैरियोगैमी कहलाता है। क्लियर? इस सारे निचोड़ों से एक पता चला
कि सबसे पहले इसमें साइटोगैमी होता है, फिर क्या होता है मित्रों, कैरियोगैमी होता है। पहले क्या होता है, साइटोगैमी, और बाद में क्या होता है, कैरियोगैमी। क्लियर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, केंद्रक की बात करते हैं। तो केंद्रक में मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं, NQC यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। एक एन का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरे एन का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरे एन का मतलब न्यूक्लियोलस, चौथे सी का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर। 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही कैरियोथिका कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कैरियोथिका कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में, अभी हमने पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार फिर बता दे रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है मित्रों, एब्सेंट होता है। क्लियर। अब प्रश्न ये बनता है, और एब्सेंट होने के कारण इसके जो साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल रहते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे रहते हैं। क्लियर। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को इंसिपिएंट, जीनोफोर, प्राइमरी न्यूक्लियस या फाल्स न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और एक चीज जान लीजिए, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट होता है मित्र। और इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिकी जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधे हुए होते हैं। क्लियर। तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। क्लियर। एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं, किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मैच्योर आरबीसी में। पौधों में कहाँ एब्सेंट होता है, तो फ्लोएम के ट्यूब्स में। बेसिडियोमाइट में 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। क्यों, क्योंकि उनका जो सेल डिवीजन के समय क्या होता है कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है और फिर न्यूक्लियस फ्यूज होता है। साइटोप्लाज्म जो फ्यूज होता है उसे साइटोगैमी, और न्यूक्लियस जो फ्यूज होता है उसे कैरियोगैमी कहते हैं। तो लेकिन पहले क्या फ्यूज होता है, पहले साइटोगैमी होता है और बाद में क्या होता है, कैरियोगैमी। क्लियर। न्यूक्लियस में कितने पार्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं, 4। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कैरियोथिका कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, और एब्सेंट होने के कारण इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिकी जो पदार्थ होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। स्कैटर्ड माने बिखरना, बिखरे होते हैं। क्लियर। और यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर न्यूक्लियस या प्राइमरी न्यूक्लियस या उसी को फाल्स न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होने के कारण इसलिए यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए मित्रों, हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी आगे हमको न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम बहुत सारे पढ़ने हैं।
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं मित्रों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, जिसे हम एनुलस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मित्रों? एनुलस कहते हैं। क्लियर? और इसी पोर से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है मित्रों? एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। फिर से समझ लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, जिसे हम एनुलस कहते हैं। और एनुलस के द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यानी द्रव्यों को, पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना एंगस्ट्रॉम? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, मोटी होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 2 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर? 2 लेयर पाई जाती हैं। और इनके बीच में 150 एंगस्ट्रॉम का, 150 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है, जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। देखिए, हमने ये फिगर बनाया है और ये हमारा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर देखिए, अभी हमने बताया कि ये न्यूक्लियस है। मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में ये देखिए पोर है, इधर पोर है, तो जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? एनुलस कहते हैं। क्लियर? और इसके न्यूक्लियस में डीएनए वगैरह है, ये ऑफिस होती है, जान लीजिए डीएनए की। और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है। और इस न्यूक्लियस में जो लेयर, 2 लेयर हैं, इसीलिए लेयर की जो मोटाई होती है वो लगभग कितना होता है मित्रों? 150 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ हमने लिखा है कितना एंगस्ट्रॉम? 150 एंगस्ट्रॉम होता है। और इस स्पेस को हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब प्रश्न बनता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मित्रों प्रोटीन 70% पाया जाता है, लिपिड की मात्रा 5% पाई जाती है, और डीएनए की मात्रा 10% पाई जाती है। इसे समझ लीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में कितना होता है भैया? प्रोटीन 70%, लिपिड 5% होता है, जबकि डीएनए कितना होता है? 10%। क्लियर मित्रों? अब प्रश्न ये बनता है कि हमारा तीसरा टॉपिक है क्या? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस से ही सारा प्रोग्राम चालू है। अब न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करेंगे, तो न्यूक्लियोलस की सबसे पहले तो जान लीजिए, न्यूक्लियोलस शब्द को देने वाले जो थे, टर्म दिए थे, एक वैज्ञानिक थे, या न्यूक्लियोलस की खोज भी कर सकते हैं, तो वो थे फोंटाना। तो न्यूक्लियोलस की खोज करने वाले कौन थे मित्रों? तो फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूक्लियोलस टर्म इज गिवन बाय फोंटाना। और उनका कहना था कि न्यूक्लियोलस में आरआरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? आरआरएनए पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, जो न्यूक्लियस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। किसका काम करता है? न्यूक्लियस के लिए, केंद्र के लिए प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। न्यूक्लियोलस में आरआरएनए पाई जाती है, जो न्यूक्लियस के लिए प्रोटीन संश्लेषण का क्या कार्य करता है। क्लियर? अब न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, तो न्यूक्लियोलस में एक ग्रेन्युलर रीजन पाई जाती है। ग्रेन्युलर रीजन पाई जाती है, उसमें प्रोटीन प्लस आरआरएनए होते हैं। क्या पाया जाता है मित्रों? प्रोटीन प्लस आरआरएनए। न्यूक्लियोलस के ग्रेन्युलर रीजन में, क्षेत्र में प्रोटीन प्लस आरआरएनए पाया जाता है, जिसका जो अनुपात होता है 2:1। 2 अनुपात, यानी प्रोटीन की जो है अनुपात 2 रहेगा और आरआरएनए का अनुपात 1 रहेगा। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। यहाँ 2:1 के अनुपात में होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोलस में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या पाया जाता है मित्रों?
राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबो शुगर हो गया और न्यूक्लियोलस में पाया जा रहा है, तो न्यूक्लियो हो गया और प्रोटीन पाया जा रहा है, इसलिए राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। क्लियर? आरआरएनए के कारण राइबो कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोमल राइबोसोम क्या होते हैं, आरआरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइबोज शुगर है। आइए अब यहाँ बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस में ही जो सेंट्रोमियर, अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के जिस पॉइंट पर लगा होता है उसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्लियर मित्रों? फिर से देख लीजिए कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम गुणसूत्र के जिस पॉइंट पर लगा रहता है उसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम के, न्यूक्लियोलस की बात यहाँ कर रहा, यानी न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम के या गुणसूत्र के जिस पॉइंट पर लगा रहता है उस पॉइंट को सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, सेंट्रोमियर जिस गुणसूत्र पर लगा रहे, जिस पॉइंट पर सेंट्रोमियर जो है गुणसूत्र के जिस पॉइंट पर लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम गुणसूत्र के जिस पॉइंट पर लगा रहता है उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उससे आगे अगर बढ़ जाता है तो उसे हम साइट क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट क्रोमोसोम। जैसे हमने यहाँ एक चित्र बनाया है छोटा सा, यहाँ देखिए ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर लगा है पहले पर, यही तो हमने पहला बताया कि सेंट्रोमियर, और ये है गुणसूत्र क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ से यहाँ तक गया है। तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के जिस पॉइंट पर लगा रहता है उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और न्यूक्लियोलस गुणसूत्र के या क्रोमोसोम के जिस पॉइंट पर लगा रहता है उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और उससे आगे अगर कोई निकल जाए, उसके आगे की बात करें, उसे हम क्या कहेंगे? साइट क्रोमोसोम। क्लियर मित्रों? न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना। न्यूक्लियोलस में आरआरएनए होती है जो किसका काम करती है? न्यूक्लियस के लिए प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। न्यूक्लियोलस में ग्रेन्युलर रीजन पाया जाता है, उसमें प्रोटीन प्लस आरआरएनए पाया जाता है, जिसका अनुपात कितना होता है? 2:1। क्लियर? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। सेंट्रोमियर जिस पॉइंट पर लगा रहता है उसे क्या कहेंगे मित्रों? गुणसूत्र के जिस पॉइंट पर सेंट्रोमियर लगा हो उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और न्यूक्लियोलस जिस पॉइंट पर लगा हो उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उसके आगे वाले को साइट क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर मित्रों? मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक पर चलते हैं। मित्रों हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जान रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है। देखिए ये धागे की तरह संरचना है, ऐसे ऐसे बना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। धागा, गुणसूत्रीय जाल धागा कहते हैं। और क्रोमैटिन फाइबर जो होता है वो किसका बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर ही ये एक यूनिट बना लेती है, संयुक्त होकर के, जुड़ करके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं मित्रों? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। एक बार फिर जान लीजिए, न्यूक्लियस के अंदर थर्ड लाइक या धागे लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। और क्रोमैटिन फाइबर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है मित्रों? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो आइए
क्रोमेटिन फाइबर यूनिट होकर के, मिल करके, संयुक्त होकर के, इकट्ठा होकर के क्या बनता है? क्रोमोसोम बनाती है, गुणसूत्र बनाती है। और एक चीज जान लीजिए, स्टेनिंग, न्यूक्लियोलस की जब स्टेनिंग की जाती है तो न्यूक्लियोलस की स्टेनिंग करने के बाद क्या होता है कि इसमें दो रीजन दिखाई देते हैं, दो क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक एक्टिव दूसरा इनएक्टिव, एक एक्टिव दूसरा इनएक्टिव। अर्थात कह सकते हैं एक जो क्षेत्र होता है वो क्रोमेटिन फाइबर के बीच जो डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उसे हम लाइट रीजन कहते हैं। और जिसमें ज्यादा पास पास होते हैं, अर्थात कह सकते हैं ज्यादा सटा हुआ होता है, उसे हम डेंस रीजन कहते हैं या डार्क रीजन कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर टू रीजन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस का स्टेनिंग करने पर न्यूक्लियस के अंदर दो रीजन दिखाई देते हैं, दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो स्टेनिंग करने के बाद न्यूक्लियस के टू रीजन होते हैं, एक होता है डेंस रीजन या इसी को डार्क रीजन कहा जाता है, दूसरा जो होता है लाइट रीजन, प्रकाशिक क्षेत्र। तो अब डेंस रीजन क्या है, लाइट रीजन क्या है? डेंस रीजन जो होता है, अभी हमने बताया कि जिसमें क्रोमेटिन फाइबर एकदम जान लीजिए सटे हुए रहते हैं, उसे हम डेंस रीजन कहते हैं। और डेंस रीजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव रीजन कहलाता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन कहलाता है। लेकिन जहां क्रोमेटिन फाइबर एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उसे हम लाइट रीजन कहते हैं और वो एक्टिव होते हैं, इसलिए दूर रहते हैं और उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। जो सटे हुए हो उसे हेट्रोक्रोमेटिन और जो ना सटे हुए हो, दूर हो, उसे यूक्रोमेटिन। क्लियर मित्रों? तो डेंस रीजन को डार्क रीजन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मित्रों? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। कौन क्रोमेटिन? हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। जबकि लाइट रीजन वाले को हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं। लाइट रीजन वाले को क्या कहते हैं मित्रों? यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर? लाइट रीजन एक्टिव रीजन कहलाता है, इसे यहाँ यूक्रोमेटिन कहते हैं। और डेंस रीजन जो होता है उसे इनएक्टिव रीजन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।